अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में मैं जो है वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश के जो न्यू बुक है उसके जो एमसीक्यूज़ हैं प्रोज के और जो पोम के और जो है वो प्ले के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सारे जो है वो यहाँ पर मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बताऊँगा। चूँकि न्यू बुक है, इस साल ये बुक आई है, इससे फर्स्ट टाइम इसके एग्ज़ाम्स होंगे, तो इससे एमसीक्यूज़ जितने भी बनने वाले हैं वो जो है वो इस बुक से ही आएंगे। तो इसके लिए बुक के सारे एमसीक्यू जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो हम यहाँ पर एक वन शॉट के अंदर ही लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके अलावा ये कि जो है वो वैसे चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यूज़ आपको करवाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक ही लेक्चर के अंदर सारे एमसीक्यूज़ आपको इसके साथ मिल सकते हैं, ठीक है। और इस बुक के अंदर इसके करेक्ट आंसर कीज़ भी जो है वो मौजूद नहीं है एमसीक्यूज़ के, तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि किसका आंसर जो है वो करेक्ट क्या है। तो यहाँ पर जो है वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बुक के जो है एमसीक्यू सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो सेक्शन बी में आपका जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। तो चैप्टर वाइज प्रोज चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ यूनिट्स प्रोज के हैं, देन फिर हमारे पास जो है वो पोएट्री सेक्शन आएगा, देन एट द लास्ट प्ले सेक्शन हमारे पास आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, यू कैन सी हियर, दिस इज कायद-ए-आज़म ऑन 11 अगस्त 1947। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, कायद ऑन 11 अगस्त 1947। इसके एमसीक्यूज यहाँ पर सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द कायद-ए-आज़म वाज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट नेशनल लेवल, कि वो नेशनल लेवल पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बात कर रहे थे। इसके बाद सेकंड हमारे पास है कि the main function of constituent assembly was to make a country as example, honor assembly members, make constitution, practice constitution। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कानून साज असेंबली, इसका असल काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मेक कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू कायद-ए-आज़म साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मेंट अ वेव ऑफ डैश। कायद-ए-आज़म के मुताबिक साइक्लोनिक रेवोल्यूशन से मुराद किस चीज़ का वेव, किस चीज़ की वेव थी? दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, रिवॉल्ट, इलेक्शन, लेजिस्लेशन। तो कायद-ए-आज़म ने जो साइक्लोनिक रेवोल्यूशन कहा था, तो वो एक उन्होंने उसको पाकिस्तान की क्रिएशन को जो है वो उन्होंने एक साइक्लोनिक रेवोल्यूशन या तूफ़ानी इंकलाब का नाम दिया था। तो ये साइक्लोनिक रेवोल्यूशन असल में एक रिवॉल्ट थी, एक बगावत थी, जो कि ब्रिटिश से की गई थी, जिसकी वजह से आज़ादी मिली। बी ऑप्शन। फोर्थ है, द मेन टास्क ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कायद-ए-आज़म इज टू डैश, इज टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोविंसेस, स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग, कर्ब ब्राइबरी, मेक लॉ एंड ऑर्डर। तो मेन टास्क तो ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखना किसी कंट्री में। तो ये एक मेन काम होता है गवर्नमेंट का, सरकार का, हुकूमत का। फिफ्थ है, अकॉर्डिंग टू द कायद-ए-आज़म द पॉइजनस थिंग इज डैश। तो कायद-ए-आज़म के मुताबिक पॉइजनस थिंग क्या है, मतलब जहर क्या चीज़ है? इन चारों में से करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, नेपोटिज्म, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पॉइजनस चीज़ क्या है? तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेकंड थिंग दैट अकर्स टू मी इज दिस, वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया सफरिंग इज ब्राइबरी एंड करप्शन दैट रियली इज अ पॉइजन। तो ब्राइबरी और करप्शन, रिश्वत और बेईमानी, ये जो है वो कायद-ए-आज़म के मुताबिक जो है वो एक पॉइजन है। तो ब्राइबरी तो है यहाँ पर नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर करप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन। सिक्स्थ है, द कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट। कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर, सबसे बड़ा जो है वो जराइम की बला, क्या चीज़ है कायद-ए-आज़म के मुताबिक? तो यहाँ पर ये इस पैराग्राफ में आपको मिलेगी। तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक मार्केटिंग का जो पैराग्राफ है, इसमें जो है उसको कहा जा रहा है कि ये कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर है। तो दिस ब्लैक मार्केटिंग इज द करेक्ट आंसर हियर। तो ये बुक के सारे मतलब चैप्टर से एमसीक्यूज होते हैं, अगर आप इसको रीड आउट ठीक तरह से करेंगे तो आपके सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो इसका ब्लैक मार्केटिंग करेक्ट है। सेवंथ है, ऑन 11 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म वाज स्पीकिंग टू द डैश। कायद-ए-आज़म किससे बात कर रहे थे 11 अगस्त 1947 को? ऑलरेडी फंक्शन असेंबली, फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, होल नेशन, मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल बॉडी। तो जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी उन्होंने बनाई थी उससे वो बात कर रहे थे। एट है, द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वाज बिस्टोर्ड विथ। तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी को कायद-ए-आज़म ने जो है वो फुल पावर्स जो है वो दे दिए थे कानून बनाने के लिए। तो ए ऑप्शन।
नेक्स्ट उसके बाद 9th है, द थिंग दैट वॉज ऑलरेडी प्रीवेलिंग इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन वॉज, मतलब पार्टीशन के बाद भी जो चीज़ जो है वो भर कर सामने आ रही थी वो चीज़ थी नेपोटिज्म और करबा परवरी जिसको हम कहते हैं, सी ऑप्शन। 10th है, द गाइडेड प्रिंसिपल्स ऑफ द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आर डैश, तो कायद-ए-आज़म के जो गाइडेड प्रिंसिपल्स थे वो थे जस्टिस एंड फेयर प्ले, इंसाफ के साथ काम करना, ठीक है। तो ये 10 MCQs थे आपके जो है वो फर्स्ट चैप्टर के। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे और उसके MCQs देखते हैं। तो सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ पर जो है वो है वंस मोर टू द लेक, तो वंस मोर टू द लेक के MCQs देखते हैं। 10 MCQs इसके हैं। तो फर्स्ट MCQ द राइटर इन द एसे वंस मोर टू द लेक इज एक्कम्पनीड बाय हिज डैश, तो वो अपने बेटे के साथ लेक पर गए थे, बी ऑप्शन। 2 है, इन द बिगिनिंग ऑफ वंस मोर टू द लेक द राइटर कैरेक्टराइजेस हिमसेल्फ एज, राइटर खुद को शो करते हैं कि वो एक लेक वाटरमैन है जिनको झील पसंद आती है। 3rd है, द राइटर हैज रिफर्ड द वर्ड प्लेसिडिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ, यहाँ पर वो जो प्लेसिडिटी के मायने इस्तेमाल किए हैं वो किस लिए उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, पीसफुलनेस, कामनेस, लोनलीनेस, आइडलनेस। तो प्लेसिड के वैसे मतलब यहाँ पर पीसफुलनेस भी होता है, कामनेस भी होता है, ठीक है, प्लेसिडिटी। तो यहाँ पर उन्होंने जो प्लेसिडिटी का वर्ड इस्तेमाल किया इस चैप्टर के अंदर, देखो इसमें आइडलनेस तो हमारे पास है नहीं, उसके मतलब तो लेजीनेस होती है, लोनलीनेस मतलब अकेलापन होता है, ठीक है, पीसफुलनेस मतलब अमन और कामनेस मतलब खामोशी। तो वो जो वहाँ पर गए थे लेक में तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी, तो कामनेस थी, तो प्लेसिडिटी का मतलब यहाँ पर कामनेस के मायने में इस्तेमाल हुआ है, बी ऑप्शन। फिर 4th है, द डैश वॉज एवर टैपिंग ऑन द रूफ ऑफ द कैंप ऑफ राइटर, तो वो लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि रेड स्क्विरल जो थी वो रूफ पर बैठती थी और टैप करती थी अपने टेल को। 5th है, द राइटर फेल्ट इन द एंड ऑफ द एसे, राइटर ने एट द एंड ऑफ एसे क्या फील किया, अपने आप की खुशी महसूस की, सी हैप्पी। 6th है, डैश कॉट 2 फिश बिफोर लंच, किसने पकड़े 2 फिश लंच से पहले, तो फादर ने पकड़े, बी ऑप्शन। 7th है, द राइटर रिविजिटेड द लेक विद हिज सन इन डैश सीजन, तो वो हमेशा गर्मियों के मौसम में वहाँ जाते थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, समर। 8th है, द राइटर सन हैज सीन डैश व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो उसने क्या देखा था, तो उसने लिली पैड्स देखा था जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तब। 9th है, द राइटर यूज्ड टू विजिट लेक डैश, तो मेन एक स्टेट है USA में, तो वहाँ पर जो है वो लेक देखने के लिए जाया करते थे, ठीक है, तो इन मेन। 10th है, फॉर डैश द राइटर यूज्ड टू गो टू द लेक, किस लिए जाया करते थे, फॉर फिशिंग, एंजॉइंग सीइंग वेव्स, एंजॉइंग कूल वेदर, एंजॉइंग स्विमिंग, तो वो फिशिंग के लिए जाया करते थे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो ये चैप्टर 2 वंस मोर टू द लेक के 10 MCQs हमारे पास हो गए, इसके करेक्ट आंसर्स मैंने आपको बता दिए, इन आंसर्स को जहन नशीन कर लें, जो है वो पेपर में इन्हीं में से MCQs आपसे आस्क किए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 3 की तरफ हम आते हैं। यूनिट 3 हमारा जो है वो दिस इज द नेकलेस, इट इज़ एक्चुअली अ शॉर्ट स्टोरी बाय गी डू मोपोसां, जो एक फ्रेंच राइटर है, उनकी ट्रांसलेशन है। तो एक स्टोरी है ये। फर्स्ट है, डैश वॉज वर्किंग इन एजुकेशन, तो जो मिस्टर लॉयजल थे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करते थे। सेकंड है, मथिल्डे बिलोंग्स टू अ डैश फैमिली, तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी मथिल्डे, जो लॉयजल की बेगम थी। थर्ड है, लॉयजल गिव मथिल्डे 400 फ्रैंक्स टू, लॉयजल ने मथिल्डे को 400 फ्रैंक दिया, किसके लिए, ताकि वो अपने आउटफिट खरीद सके, अपने कपड़े खरीद सके, ए ऑप्शन। फोर्थ है, मथिल्डे सीम्ड हैप्पीएस्ट व्हेन शी डैश, मथिल्डे को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली, जब उसने नेकलेस लिया मैडम फॉरेस्टियर से, बोरो किया, उधार में लिया, डी ऑप्शन। फिफ्थ, द मेन थीम ऑफ द नेकलेस इज, नेकलेस का मेन थीम क्या है, वी सफर फॉर अवर वैनिटीज, इट इज अनवाइज टू बोरो थिंग्स, पार्टीज कैन लीड टू ट्रबल, फ्रेंड्स शुड बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, तो उसका ए ऑप्शन होगा, वी सफर फॉर अवर वैनिटीज, हम अपने बुरे ख्यालात की वजह से जो है वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। 6, 7 शी बोरोड नेकलेस, मैडम लॉयजल स्पेंट होल इवनिंग इन डैश, जब उसने बोरो किया नेकलेस को तो मैडम लॉयजल ने पूरा शाम कैसे गुजारी, टॉकिंग विथ हर हस्बैंड, वॉचिंग रिच पीपल, विशिंग शी हैड नॉट कम, डांसिंग विथ मैनी मैन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, डांसिंग विथ मैनी मैन। 7th, इन ऑर्डर टू पे द नेकलेस मैडम लॉयजल डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नेकलेस को पे करने के लिए मतलब मैडम फॉरेस्टियर को चुकाने के लिए उसका पैसा मैडम लॉयजल ने सब कुछ किया सिवाय इसके,
he contribute his entire inheritance, तो मिस्टर लॉयजल की बात शायद कर रहे हैं, तो उसने अपना इंटायर इनहेरिटेंस भी कंट्रीब्यूट कर दिया. मेक डील्स विथ लोन स्विंडलर्स, बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक, पेइंग हिज हाउस लोन. ठीक है, तो उसने कंट्रीब्यूट कर दिया था अपने इंटायर इनहेरिटेंस को, डील भी किया था लोन स्विंडलर्स से, बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक, तो बैंक से भी उसने जो है वो लोन लिया था, पेइंग हिज हाउस लोन. ठीक है, तो ये उन्होंने उसने नहीं किया था, अपना हाउस लोन जो है वो पे नहीं किया था. सिंपल सी बात है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, दैट्स वाई. तो वो एक रेंट के मकान में आ गए थे. 8 थे, थ्रू आउट द स्टोरी मैडम लॉयजल वैल्यूज डैश. वो पेरेंट्स को जो है वो पूरे स्टोरी में वो वैल्यू क्या करती थी, उसको तरजीह दिया करती थी. 9th, when Mathilde had to return the necklace, she was looking as dash. तो वो एक पीसेंट की तरह, एक देहाती की तरह वो लग रही थी, एक गांव वाली की तरह लग रही थी. 10th, Mathilde bought another necklace for dash francs. मथिल्डे ने जो दूसरा नेकलेस खरीदा था तो उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स का खरीदा था. तो 36 यहाँ पर नहीं होगा, दिस शुड बी 36,000. ठीक है, तो ये करेक्ट यहाँ पर होना चाहिए था. 36,000 फ्रैंक्स का उन्होंने खरीदा था. ठीक है, तो यहाँ पर 1000 भी आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अपने तौर पे इसको लिख देता हूँ 3 6 और उसके बाद 3 zeros शुड बी देयर. तो 36,000 फ्रैंक्स का उन्होंने जो है वो नेकलेस परचेज किया था. तो ये 10 MCQs हमारे पास हो गए थे नेकलेस के. ये स्टोरी थी, स्टोरी को रीड आउट कर लेंगे तो ये MCQs दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. उसके बाद चैप्टर 3 हो गया. चैप्टर 4 पे आते हैं, यूनिट 4 पे आते हैं. और यूनिट 4 जो हमारा है वो है दैट इज टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. इसके MCQs करते हैं. इसके फर्स्ट MCQs हमारे पास है, डिजिटल रेवोल्यूशन मेनली डिपेंड्स ऑन डैश. डिजिटल रेवोल्यूशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सी ऑप्शन, दैट इज हार्डवेयर इनोवेशन पर ये डिपेंड करती है. सेकंड है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इन डैश फॉर्म. वर्ल्ड वॉर 2 में जो ट्रांसमिशन थी इंफॉर्मेशन की वो एनालॉग फॉर्म में हुआ करती थी. बी ऑप्शन. थर्ड है, डैश इज अ टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन. डेंजरस सिचुएशन पे वर्क करने के लिए टेलीप्रेजेंस एक अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें आप जो है वो CCTV फुटेज वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं. फोर्थ, इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट पीपल गेट थिंग्स बेटर अकॉर्डिंग टू देयर डैश. ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से लोगों को हासिल होती है बेहतर चीज़ें अपनी नीड्स के मुताबिक, अपने ज़रूरियात के मुताबिक. सी ऑप्शन. फिफ्थ, ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू डैश. ई लर्निंग किसके थ्रू पॉसिबल होती है? इंटरनेट लाजमी चाहिए, इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल होती है. सिक्स्थ है, पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू डैश टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड अ मेडिकल कंडीशन. तो वो टेलीमेडिसिन को लोग इस्तेमाल करते हैं जो घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं अपना. सेवंथ है, बिट्स यूज टू रिकॉर्ड और ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन डैश फॉर्म. बिट्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए डैश फॉर्म में. तो बाइनरी फॉर्म में किया जाए तो बाइनरी का मतलब ये होता है बाइनरी डिजिट. ठीक है, ये ऑप्शन. वैसे यहाँ पर इसका ऑप्शन बाइनरी भी हो सकता था और डिजिटल भी हो सकता था. आई थिंक कि मैं उसको देख लेता हूँ. 01 की जो फॉर्म होती है ना, इसी को हम लोग बाइनरी या डिजिटल फॉर्म कहते हैं, दोनों कहते हैं. रेदर बाइनरी डिजिट्स ऑफ, अच्छा, तो रिकॉर्ड और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म. तो एज पर द टेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको डिजिटल फॉर्म लिखा गया, तो हम भी यहाँ पर इसको डिजिटल के लिहाज से इसमें टिक अप कर देते हैं. ठीक है, तो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डिजिटल. 8th ऑप्शन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर. पानी से आफत, कौन सी आफत जो है इसमें पानी इन्वॉल्व होती है? दैट इज सी, फ्लड्स या सैलाब जिसको हम कहते हैं. 9th है, टेक्नोलॉजी एसेसेस एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीज प्रिडिक्शन. कौन सी टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल चेंजेस और डिजीज प्रिडिक्शन करती है? तो इसको ए ऑप्शन हम कहते हैं, दैट इज रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी होती है, इससे आप एनवायरमेंटल चेंजेस का पता लगा सकते हैं और डिजीज प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं. 10th है, बल्क ऑफ पॉपुलेशन एंड डिजास्टर रिस्क मैनी मे बी लोकेटेड बाय डैश. दैट इज सैटेलाइट इमेज, जिससे हम उनको जो है वो देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं जो लोग अगर डिजास्टर में हैं और फंसे हुए. तो ये हमारा चैप्टर था टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, जिसके 10 MCQs थे. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं. यूनिट नंबर 5 हमारा होगा ये, और यूनिट 5 हमारा है दिस इज माई बैंक अकाउंट, जो एक स्टीफन लीकॉक की लिखी गई जो है वो एक ह्यूमर राइटिंग है.
कॉमेडी राइटिंग है। फर्स्ट है द राइटर विजिटेड द बैंक डैश। तो राइटर ने बैंक विजिट किया था, वो विजिट करते थे बैंक को फ्रीक्वेंटली, फर्स्ट टाइम इन अ मंथ ईयरली। तो वो फर्स्ट टाइम जो है वो एक बैंक में गए थे, फर्स्ट एक्सपीरियंस था इनका, बी ऑप्शन। सेकंड है द राइटर्स सैलरी वाज रेज्ड टू डैश अ मंथ। तो उनकी सैलरी $50 अ मंथ बढ़ चुकी थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है डैश प्रीज्यूम्ड द राइटर टू बी अ डिटेक्टिव। किसने किसको ये लगा कि जो राइटर हैं वो एक डिटेक्टिव हैं, तो ये मैनेजर को लगा था ये बैंक के। फोर्थ है द राइटर फर्स्ट मेट द डैश इन द बैंक। राइटर सबसे पहले बैंक पे किससे मिले? सबसे पहले वो अकाउंटेंट से मिले जिनका नाम था मिस्टर मॉन्टगोमरी। फिफ्थ द राइटर हैड $डैश एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। अकाउंट ओपन करते हुए उनके पास $56 थे, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ी थी $50, लेकिन उनको $56 रखवाने थे। सिक्स से मिस्टर मॉन्टगोमरी वाज द डैश। मिस्टर मॉन्टगोमरी जैसे भी मैंने आपको बताया ये अकाउंटेंट का नाम था। सेवंथ है द डैश ऑफ द ऑदर मेड द मैनेजर थिंक दैट ही वाज अ डिटेक्टिव। जिसका जो मिस्टीरियस मैनर था, पुरस्कार तरीका था, अंदाज था स्टीफन लीकॉक का, इसने मैनेजर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो एक डिटेक्टिव है, मतलब वो एक जासूस है। एट्थ है द राइटर ऑदर wrote $56 instead of $6 due to dash fear, haste, anxiety, madness। तो ये किस वजह से किया था उन्होंने? मतलब बजाय $6 के उन्होंने $56 दिया था। फेयर की वजह से, हेस्ट तेजी की वजह से, एंग्जाइटी मैडनेस की वजह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक एंग्जाइटी है। लेट मी चेक इट हियर। Okay, then I realized that I had written $56 instead of 6. Okay. तो असल में यहाँ पर मेंशन तो नहीं है उसके अंदर, लाइन के अंदर, लाइक किस वजह से उन्होंने किया था, बट इसका बेस्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा दैट इज फेयर, हेस्ट, एंग्जाइटी उनको हो रही थी बड़ी, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। नाइन्थ है दैट टेक्स्ट माई बैंक अकाउंट एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टेल। तो माई बैंक अकाउंट एग्जाम्पल है एक ह्यूमरस टेल की, जिसमें एक स्टोरी है जो कि हंसाने वाली है, मज़ाहिया है। टेंथ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द बैंक द राइटर पुट हिज सेविंग्स इन डैश। बैंक से लौटने के बाद राइटर्स अपनी सेविंग किस में रखते थे? अपने सॉक में रखते थे, अपने जुराबों में, अपने मोज़ों में छुपा कर रखते थे। तो ये हमारा स्टीफन लीकॉक की जो ह्यूमर राइटिंग थी, दिस इज माई बैंक अकाउंट, जिसके एमसीक्यूज थे ये। देन चैप्टर यूनिट 6 हमारे पास अब आएगा, उसके एमसीक्यूज देखते हैं। सेल्फ रिलायंस ये चैप्टर हमारे पास है। सेल्फ रिलायंस बाय दिस इज एन एसे बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन। इसको देखते हैं। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकॉग्नाइज अवर ओन रिजेक्टेड थॉट्स। बी ऑप्शन, कि हर एक ज़हन के काम में हम देखते हैं कि हमारे खुद के रद्द किए हुए थॉट्स के ख्यालात होते हैं। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द ऑथर एनवी इज डैश। ऑथर के मुताबिक एनवी क्या है? एनवी मतलब हसद क्या है? तो हसद जहालत है, इग्नोरेंस है। थर्ड है इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ नेवर डैश। खुद पर फोकस करें, कभी भी इमिटेट ना करें, मतलब किसी की नकाली मत करें। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज डैश इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड्स ओपिनियन। ऑथर के मुताबिक ये ज़्यादा आसान होता है दूसरों के राय के मुताबिक जीना। सी ऑप्शन। फिफ्थ, सोसाइटी अंडरगोज डैश चेंजेस। सोसाइटी जो है वो ना लगातार तब्दीली होते रहती है। अच्छा, कंटिन्यूस और कंटिन्यूअल में से कोई एक होगा, तो ये हम बुक के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इट अंडरगोज, देखिए यहाँ पर लिखा है इट अंडरगोज कंटिन्यूअल चेंजेस, तो हमें कंटिन्यूस के बजाय कंटिन्यूअल लगाना है। कंटिन्यूस का मतलब तो जो लगातार हो, और कंटिन्यूअल का मतलब होता है जो आप टाइम टू टाइम अपने आप को रिपीट करता जाए। सिक्स है एवरी ग्रेट मैन इज डैश। तो एवरी ग्रेट मैन इज सिंपल, यूनिक, रेयर, कॉमन। हर अजीम शख्स क्या होता है? सिंपल होता है, यूनिक होता है, रेयर मतलब नायाब होता है, कॉमन होता है, तो वो यूनिक होता है। बी ऑप्शन। मुनफरिद होता है, यकता होता है। सेवंथ, सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट्स एंड लूजेस ओल्ड डैश। लूजेस ओल्ड इंस्टिंक्ट्स। सी ऑप्शन। एट, सिविलाइज्ड मैन हैज लॉस्ट हिज डैश स्ट्रेंथ। एबोरिजिनल स्ट्रेंथ, जो उसकी पुरानी और इब्तदाई स्ट्रेंथ थी उसने वो खो दिया है। अब इंसान इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं जितना कभी वो पहले था। नाइन्थ है द सिविलाइज्ड मैन हैज लॉस्ट द यूज ऑफ हिज फीट बिकॉज ही हैज बिल्ड डैश।
बिकॉज ही हैज़ बिल्ड कार, कोच, क्रचेस, कैसल। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है हैज़ बिल्ट अ कोच बट हैज़ लॉस्ट द यूज ऑफ हिज फीट। ठीक है, तो उसने जो कोच बना लिया है, ये बस वाले कोच की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो पैदल नहीं चलना चाहता। 10th है अ सॉल्स्टिस इज अ डैश। सॉल्स्टिस क्या है? सूरज की एक पोजीशन है जब वो सबसे दूर होता है, दैट इज कॉल्ड कि वो समर सॉल्स्टिस कहलाता है। मतलब सबसे दूर की और करीब की जो पोजीशन अगर सबसे दूर हो, जैसे समर सॉल्स्टिस या विंटर सॉल्स्टिस सबसे करीब हो, तो वो असल में दिस इज एक्चुअली अ पोजीशन ऑफ द सन। तो चैप्टर 5 था सेल्फ रिलायंस बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन, जो ये एमसीक्यूज हमारे हो गए। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया। अब चैप्टर 7 के एमसीक्यूज यहाँ पर हम चेक करते हैं। चैप्टर 7 है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय बुकर टी वॉशिंगटन। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज है डैश वर डिस्कसिंग अबाउट स्कूल ड्यूरिंग वर्क। तो कौन बात कर रहे थे स्कूल के बारे में काम करते हुए? तो माइनर्स बात कर रहे थे, बी ऑप्शन। सेकंड है द स्कूल वाज प्रोवाइडिंग डैश। स्कूल प्रोवाइड कर रहा था डैश प्रॉपर एजुकेशन, एजुकेशन एंड स्किल्स, फिजिकल ट्रेनिंग, कोस्ट। तो एजुकेशन और स्किल्स साथ साथ प्रोवाइड कर रहा था, जिस स्कूल के बारे में माइनर्स बात कर रहे थे। थर्ड है डैश टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन द स्कूल ऑफ वर्जीनिया। ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, हर तरह के तालिब इल्म वहाँ पर इल्म हासिल कर रहे थे, जिनके बारे में माइनर्स बात कर रहे थे। फोर्थ है डैश सैलरी डिड द राइटर वर्क एट द हाउस ऑफ जनरल लेविस रेफनर। तो वो आई थिंक के $5 पर मंथ थी। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। जब उनको जॉब मिली तो यस, आई वॉज हायर्ड एट अ सैलरी ऑफ $5 पर मंथ। तो बुकर टी वॉशिंगटन जो थे वो $5 पर मंथ की सैलरी पर उन्होंने जनरल लेविस रेफनर के तौर पे काम किया। फिफ्थ है डैश सिटी वॉज 82 माइल्स अवे फ्रॉम हैम्पटन। कौन सा शहर जो है वो हैम्पटन से 82 माइल्स के फासले पर था? तो आई थिंक पहले वो रिचमंड गए थे, फिर वो मेल्डन गए थे, तो दिस वाज एक्चुअली रिचमंड। लेट मी चेक इट। मैं आपको बताया तो किस लाइन में है ये। सो यस, तो रिचमंड का जो शहर है वो हैम्पटन से 82 माइल्स के फासले पर था। तो रिचमंड जो कि वर्जीनिया में है वो 82 माइल्स के फासले पर था हैम्पटन से। तो सिटी की बात कर रहे हैं तो रिचमंड शहर का नाम था, वर्जीनिया जो है वो उसकी स्टेट थी, दैट्स फॉर रिचमंड, यहाँ पर आंसर होगा। सिक्स्थ है द राइटर स्पेंड फर्स्ट नाइट ऑफ ट्रैवल ऑफ हैम्पटन एज डैश। तो पहली रात जो उसने गुजारी तो उसने साइड वॉक में गुजारी नियर द पोर्ट, सी ऑप्शन। सेवंथ है राइटर डैश टू गेट मनी फॉर ब्रेकफास्ट। राइटर ने क्या किया? तो उसने लोडेड द वेसल्स, वेसल को उसने लोड किया था नाश्ते के लिए, पैसा जमा करने के लिए। एट्थ है डैश हेल्प द राइटर इन गेटिंग रिसेप्शन। किसने हेल्प किया राइटर की? कैप्टन ने हेल्प किया रिसेप्शन गेट करने के लिए उसकी। नाइन्थ है डैश वाज द हेड टीचर्स इंप्रेशन ऑफ राइटर आफ्टर क्लीनिंग द रूम। तो एक बड़ा गुड एक जो है वो इम्प्रेशन था जब उसने रूम क्लीन किया, ए ऑप्शन। 10th है द राइटर एक्सेप्टेड द क्लीनिंग ऑफ रेसिटेशन रूम बिकॉज ही वांटेड टू टुक इट एज अ चैलेंज, इम्प्रेस द हेड, गेट एडमिशन, गेट प्रॉपर फूड। तो वो असल में हेड को इम्प्रेस करना चाहता था ताकि वो एडमिशन गेट कर सके। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये स्ट्रगल फॉर एजुकेशन था चैप्टर 7 बाय बुकर टी वॉशिंगटन, जिसमें उनकी बायोग्राफी थी कि उन्होंने किस तरह से जद्दोजहद किया इल्म को हासिल करने के लिए और बचपन में। इसके बाद एक ट्रैवलॉग हमारे पास, एक सफ़रनामा है चैप्टर 8 में, अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लाइन्स। सिंगापुर का तस्करा उसके अंदर है, उसको देखते हैं। ठीक है, अल्ताफ शेख साहब ने इसको लिखा है और मनोज कुमार ने इसको ट्रांसलेट किया है, प्रोफेसर मनोज कुमार ने। फर्स्ट है इसके एमसीक्यूज में सिंगापुर इज लोकेटेड इन डैश। सिंगापुर तो एशिया में वाक़ा है और साउथ एशिया में वाक़ा है, ए ऑप्शन। सेकंड है डैश इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर। तो फ्रेंच जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बाकी तीनों है, इंग्लिश भी है, चाइनीज़ भी है, मलाई भी है। थर्ड है डैश द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर इज लिविंग फार अवे फ्रॉम द पोर्ट। देखिए 80% आबादी जो है वो तो रहती है पोर्ट के आसपास और 20% आबादी सिर्फ जो है ना वो पोर्ट से बाहर रहती है, मतलब आउटसाइड ऑफ द पोर्ट रहती है। फोर्थ है वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स है सिंगापुर।
तो रैफल्स पैलेस इसको हम कहते हैं, सी ऑप्शन होगा, बट दिस विल बी, तो रैफल्स पैलेस इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, सिंगापुर इज कॉल्ड मिस्टर क्लीन बिकॉज ऑफ डैश। सिंगापुर को मिस्टर क्लीन किस लिए कहा जाता है? उसकी क्लीनलीनेस की वजह से, उसकी सफाई की वजह से। सिक्स है, डैश स्ट्रीट ऑफ सिंगापुर इज रीजनेबल फॉर परचेज। अरब स्ट्रीट जो है उसमें काफ़ी माकूल एक प्राइसेस होते हैं सिंगापुर में, तो वो रीजनेबल होता है। सेवंथ है, डैश सिटी इज़ 1 माइल अवे फ्रॉम सिंगापुर। तो जौहर जो शहर है, जौहर, तो वो 1 माइल के फासले पर है सिंगापुर से। एट्थ है, द लैंड ऑफ सिंगापुर कंसिस्ट ऑफ डैश एरिया। तो सिंगापुर की जो ज़मीन है वो कितने एरिया पर मुश्तमिल है? तो आई थिंक 225 स्क्वायर माइल्स है, 200 स्क्वायर माइल्स है। लेट मी कंफर्म इट। दैट इज 225 स्क्वायर माइल्स। ओके, 225 स्क्वायर माइल के फासले पर ये है, मतलब ये इसका रकबा है ओवरऑल सिंगापुर का, 225 स्क्वायर माइल्स। नाइन्थ है, इन सिंगापुर वी कैन फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इन डैश। तो वो चेंज LA हो गई, नॉट चेंज वैली, दैट्स चेंज LA, जहाँ पर हर करेंसी आपको यहाँ पर मिल जाती है। दिस इज चेंज LE, ALLEY। तो यहाँ पर V जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, यू कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर। ठीक है, ओके। 10th है, विच वन इज कॉमन इन सिंगापुर मार्केट। सिंगापुर के मार्केट में क्या चीज़ कॉमन है? तो बार्गेनिंग कॉमन है, जैसे कि एशियन मार्केट्स में होता है, पाकिस्तान वगैरह में कि बार्गेनिंग होती है, तो वहाँ पर भी बार्गेनिंग बड़ी कॉमन है, मतलब दाम करना और मतलब दाम को कम ज़्यादा करना, लाइक दैट इज़ बार्गेनिंग। सो ये हो गया हमारा अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस, दैट वाज अ ट्रैवलॉग बाय अल्ताफ शेख, हु एक्चुअली रोट इट इन सिंधी, बट Professor Manoj Kumar translated it in English language. So this was chapter number 8, I thought so. Then chapter 9 पे आते हैं, this is choosing career. Choosing career chapter 9 है, इसके MCQs देख लेते हैं। Okay, first MCQs इसका है, job is a dash term strategy। तो job एक short term strategy होती है। Second, many students choose a particular field because of dash. Prevailing social trends, insistence of family, peer pressure, इन सब की वजह से वो एक particular field अपनाते हैं। D ऑप्शन हो जाएगा all of these. Third है, an introverted person requires dash interaction. कम से कम interaction करना चाहते हैं कि introvert शख्स जो होता है। Fourth, engineering may be a good field for someone who likes to do dash work. Engineering good field उसके लिए होगा जो कि practical work करना चाहता है। फिफ्थ, स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्स डैश स्किल्स। लॉजिकल स्किल रिक्वायर होती है कंप्यूटर साइंस की स्टडी अगर कोई करना चाहता है तो। सिक्स्थ, चूजिंग करियर रिक्वायर्स डैश इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, स्किल्स, ऑल ऑफ दिस। करियर अगर आपको कोई चूज करना है तो उसको क्या जरूरत होगी? इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, स्किल्स, इन सब की ही नीड होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सेवंथ है, प्रोफेशनल करियर काउंसलर मे डैश गिव यू अ जॉब, डिसाइड यू करियर, गाइड यू, गिव यू अ स्कॉलरशिप। तो प्रोफेशनल करियर काउंसलर आपको गाइड करता है, ठीक है, गाइडेंस करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं कौन सी फील्ड आपको लेनी चाहिए। 8th SAT स्टैंड्स फॉर, SAT हमारे पास होता है दैट इज स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 9th है, द गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशन वन शुड डैश। एडमिशन गेट करने के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए? आस्क अदर स्टूडेंट, विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना चाहिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एडमिशन्स के बारे में। 10th, इफ यू डोंट एक्सीड यू शुड डैश, यू शुड रीथिंक स्ट्रेटेजी, तो आपको स्ट्रेटेजी को रीथिंक करना चाहिए, फिर दोबारा काम स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन। तो ये हमारा चैप्टर 9 था। इसके बाद चैप्टर 10 हमारा आता है। चैप्टर 10 जो हमारा है, दिस इज पर्ल्स ऑफ विजडम एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर, पर्ल्स ऑफ विजडम। और इसके MCQs देखते हैं, ये शेख सादी ने इसको लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके MCQs को देखते हैं। आई थिंक इसके MCQs पीछे चला गया, यस दिस हियर इट इज।
ओके, तो चैप्टर पहले मैं दिखा दूं. दिस इज चैप्टर जो है हमारे पास, दिस इज पर्ल्स ऑफ विजडम एंड बाय शेख सादी. शेख सादी एक पर्शियन राइटर थे और उन्होंने उसको पर्शियन में लिखा था. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हम इसमें देख रहे हैं. तो फर्स्ट एमसीक्यू इसका है कि द सेकंड ब्रदर वाज लिविंग बाय डैश. दूसरा भाई जो था वो कैसे जी रहा था. ये फर्स्ट स्टोरी, डिफरेंट स्टोरीज इसके अंदर है. तो दो भाइयों की बात थी. एक जिसका तस्करा पहले किया गया वो क्या करता था भाई, इनमें से एक सर्विस ऑफ सुल्तान में था और दूसरा जो था वो लेबर करता था, अपने हाथ से काम करता था. तो डूइंग लेबर सी ऑप्शन हो जाएगा. सेकंड है डैश सेड दैट इट इज बेटर टू ईट बार्ले देन टू गर्ड विद गोल्डन बेल्ट्स. तो डैश ने कहा था कि बेहतर होगा कि हम जौ की रोटी खाएं बनिस्बत इसके कि हम जो है वो अपने पेट पर जो है वो गोल्डन बेल्ट बांधे. तो ये जो था वो एल्डर ब्रदर, जो बड़ा भाई था, उसने ये बात जो है वो कही थी. थर्ड है टू गर्ड विद गोल्डन बेल्ट्स. दिस फ्रेज इंडिकेट्स टू लिव डैश. तो गोल्डन बेल्ट्स से बांध लेना अपने आप को, उसका मतलब स्लेवरी लाइफ मीन्स के गुलामी की जिंदगी जीना. फोर्थ डैश वॉज फेयरफुल ड्यूरिंग ट्रैवल इन द वैसल. तो जो स्लेव था वो बहुत डर रहा था जब वो कश्ती में सफ़र कर रहा था. फिफ्थ द स्लेव वॉज थ्रोन इन द सी टू डैश. स्लेव को क्यों समंदर में फेंका गया, ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर सके, टू गेन एक्सपीरियंस. सिक्स्थ द अरब बिकेम हैप्पी आफ्टर डैश. अरब खुश कब हुआ, तो अरब खुश हुआ जब उसको बैग मिला. उसके बाद वो उदास भी हो गया जब उसको लगा कि बैग के अंदर सिर्फ मोतियां हैं, पानी नहीं है. सेवंथ द सेज गेव एडवाइस टू स्टूडेंट दैट. सेज ने, बाबा ने क्या एडवाइस की स्टूडेंट को कि प्रोफेशन इज वेल्थ, कि इंसान का जो पेशा है वही उसकी दौलत होती है. एट द लिटिल ड्रॉप्स मेक्स एन ओशियन. दिस प्रोवर्ब इज अप्रोप्रिएटली डिपिक्टेड इन. कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, ये कहाँ पर बताया गया, किस वाले मैक्सिम में बताया गया. अब देखें, दिस इज मैक्सिम नंबर दैट्स 1 2 3 4 और 5. मैक्सिम नंबर 5 में आपको ये बात बताई गई कि थोड़ा थोड़ा करके जो है वो दरिया बनता है. सी ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिम 5. मैक्सिम कहते हैं ज़रबुल मिसाल को. नाइन्थ है ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड एज डैश. बहुत से लोग एक साथ सफ़र कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कैरावन. इसको कैरावन कहा जाता है. टेंथ डैश में भी सुटेबल मैसेज ऑफ द टेक्स्ट 2. टेक्स्ट 2 का सुटेबल मैसेज क्या होगा, दैट इज, चूँकि उसमें जो एक कहानी थी जिसमें एक स्लेव जो था वो काफ़ी डर रहा था और चीख रहा था, चिल्ला रहा था कश्ती में, तो उसको नीचे फेंक दिया गया था. तो उसने खुद जब देखा एक चीज़ को, एक्सपीरियंस किया, तो उनको लगा कि हाँ भाई ये करना गलत है. तो इसका होगा ए, सेल्फ डन इज वेल डन. जब इंसान खुद से कोई काम करता है तो उसको ज़्यादा बेहतर तरह से पता लगता है कि वो चीज़ कैसे हुई है. तो ये हमारे पास चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए. 10 चैप्टर्स थे न्यू बुक में इंग्लिश के. तो इसके बाद हम जो है वो पोइट्री सेक्शन की तरफ आएंगे. फर्स्ट पोम है द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन. तो ये फर्स्ट नज़म है. इसके एमसीक्यूज देखते हैं पहले. जस्ट 8 एमसीक्यूज हैं. इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है द स्ट्रॉन्ग रिट्रीट फॉर हैप्पी मैन इज हिज डैश हिज ऑनेस्ट थॉट्स. उसके ईमानदार ख्यालात, उसके स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी मजबूत पनाहगाह होते हैं जो खुशहाल शख्स होता है. सेकंड, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ हैप्पी मैन केयर्स मच अबाउट डैश. एक हैप्पी मैन ज़्यादा किसके बारे में केयर करता है, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने किरदार के बारे में. सी ऑप्शन. थर्ड है हैप्पी मैन्स आर्मर इज हिज डैश थॉट. एक हैप्पी मैन के आर्मर, उसकी जो ढाल होती है, उसके ईमानदार ख्यालात होते हैं. बी, ऑनेस्ट थॉट. फोर्थ है हैप्पी मैन्स डेज आर डैश. एक खुशहाल इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, हार्मलेस चॉइस में स्पेंड करता है. तो सी हो जाएगा हार्मलेस. फिफ्थ डैश इज द अटमोस्ट स्किल ऑफ एन ऑनेस्ट मैन. अटमोस्ट मतलब बेहतरीन. एक ईमानदार इंसान की बेहतरीन स्किल क्या होती है, उसकी सच्चाई, कि वो सच बोलता है. ए ऑप्शन, ट्रूथ. सिक्स है हैप्पी मैन डज नॉट सर्व अनदर डैश. एक खुशहाल इंसान दूसरों के विल को, दूसरे की चाहत को सर्व नहीं करता. डी ऑप्शन, विल. सेवंथ है हैप्पी मैन सोल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डैश. एक खुशहाल इंसान की जो रूह है वो हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है. डी ऑप्शन हो जाएगा, डेथ. एट्थ, अकॉर्डिंग टू द पोएट, द डीपेस्ट वुंड्स आर ऑलवेज गिवन बाय डैश. जो गहरे तरीन जख्म होते हैं वो कैसे मिलते हैं, प्रेज से. मतलब कि जब कोई तारीफ आपको करता है तो असल में वो आपको जख्म देता है. तो ये 8 एमसीक्यूज थे द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के, खुशहाल जिंदगी का किरदार.
इसके बाद सेकंड पोम हमारे पास है दिस इज डोंट क्विक बाय एगर ए गेस्ट। तो इसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो इसके भी 8 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है द फिगर ऑफ स्पीच इन द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये मेटाफोरिक इस्तेमाल किया गया, तारा इस्तेमाल किया गया। सेकंड है व्हेन थिंग्स सीम वर्स वी शुड डैश। जब चीज़ें हमें बदतरीन लिखने लगेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? रन अवे, टेक सम अदर वे, स्टॉप मूविंग अहेड, स्टिक टू देम। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें बदतरीन लगने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए? नहीं। टेक सम अदर वे, दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए? नहीं। स्टॉप मूविंग अहेड या स्टिक टू देम, मतलब या उनके से जुड़ा रहना चाहिए। इसका होना चाहिए था सी, स्टॉप मूविंग अहेड, हमें रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद दोबारा निकलना चाहिए। थर्ड, यू माइट सक्सीड विद अनदर ब्लो मीन्स यू डैश। तो इसका मतलब टू गिव द ब्लो, टू रिसीव द ब्लो, टू कंटिन्यू स्ट्रगल। इसका मतलब आप अपनी जो जद्दोजहद है वो जारी रखें। सी, कंटिन्यू स्ट्रगल। फोर्थ है द स्ट्रगलर लर्न्स टू लेट दैट ही डैश। जद्दोजहद करने वाले को बाद में पता लगता है कि ही वॉज अनेबल टू स्ट्रगल, ही वॉज क्लोज टू हिज विक्ट्री, कि वो अपने जीत के, अपने फतेह के करीब ही था जब उसने हार मान लिया। फिफ्थ, द मोरल ऑफ द पोम इज दैट वी शुड डैश। इस पोम का डोंट क्विट का मोरल क्या है? वी शुड फेस चैलेंजेस इन लाइफ, एंजॉय सक्सेस, रन अवे फ्रॉम द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, ओनली थिंक पॉजिटिवली। तो फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, एंजॉय सक्सेस, रन अवे फ्रॉम द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। बी और सी तो नहीं है, डी है ओनली थिंक पॉजिटिवली और ए फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो इसका ए ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ये बेस्ट आंसर होगा। 6 है टू स्टिक टू द फाइट्स व्हेन यू आर डैश। ये बुक की लाइन है व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, ए ऑप्शन। 7 है द फ्रेज गोल्डन क्राउन्स मीन डैश। गोल्डन क्राउन का मतलब होता है विक्ट्री, मीन्स जीत। 8 इन द फर्स्ट सेंस ऑफ द पोम द वर्ड साई। साई किसे कहते हैं? साई मतलब होता है रिग्रेट, अफसोस करना। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड था, दैट इज डोंट क्विट। थर्ड, उसके बाद पोम हमारे पास है पर्सी बिश शैली की लिखी हुई ओज़िमेंडियस। तो ओज़िमेंडियस के एमसीक्यूज देखते हैं। इसके भी 8 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट, ओज़िमेंडियस इज अ पोम डिपिक्टिंग दैट लाइफ इज डैश। ओज़िमेंडियस एक ऐसी नज़म है जो बताती है कि लाइफ क्या है इंसान की, ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पोररी है, जो तब्दील हो जाती है, अभी कुछ और कभी कुछ है। सेकंड है द पोएट मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम डैश। शायर मिला एक ट्रैवलर से जो कहाँ से आया था? एन एंशिएंट लैंड, एक कदीम ज़मीन से आया था, मतलब वो आया था इजिप्ट से, मिस्र से। थर्ड है द ट्रैवलर टोल्ड द पोएट दैट ही हैड सीन डैश इन द डेजर्ट। ट्रैवलर ने पोएट से कहा कि उसने डैश देखा है डेजर्ट में, मीन्स अ स्टेचू, अ स्कल्पटर, एन ओएसिस, अ स्नेक, कि उसने एक स्टेचू देखा है। तो उसने एक स्टेचू देखा था डेजर्ट के अंदर, ओज़िमेंडियस का स्टेचू था वो। फोर्थ, द वर्ड्स ऑन द बेस ऑफ स्टेचू टेल अस दैट द किंग ओज़िमेंडियस वाज अ डैश किंग। तो वर्ड्स जो लिखे हुए थे कि आई एम किंग ऑफ द किंग्स, से ये पता लगता है कि वो बड़ा प्राउड था। ओज़िमेंडियस जो था वो बड़ा प्राउड था, बड़ा मगरूर और घमंडी बादशाह था। फिफ्थ, द मैसेज ऑफ द पोम फॉर ऑल पावरफुल अथॉरिटी एंड ग्लोरी इज डैश। तो मैसेज क्या था इस नज़म का तमाम पावरफुल अथॉरिटी के लिए, तमाम बादशाहों के लिए, कि सैंड स्ट्रेचेस फॉर अवे, फ्रोन एंड निकल लिप्स। द मैसेज ऑफ द पोम फॉर ऑल पावरफुल अथॉरिटी एंड ग्लोरी इज, तो मैसेज क्या है? स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स एंड नथिंग रिमेन्स। तो मैसेज वैसे स्टैम्प हो गया, नक्श हो गया इन लाइफलेस थिंग्स पर, डी ऑप्शन होना चाहिए। 6 है इन द पोम ओज़िमेंडियस द कंडीशन ऑफ द स्टेचू एट डैश। ओज़िमेंडियस में जो स्टेचू की कंडीशन थी वो कैसी थी? बी ऑप्शन, बैड कंडीशन थी। 7th है माय नेम इज ओज़िमेंडियस किंग ऑफ किंग्स इज अ डैश लिटरेरी डिवाइस। ये आयरनी यहाँ पर बताया जा रहा है, तंज किया जा रहा है कि वो कह तो रहा है किंग ऑफ द किंग्स हूँ मैं, लेकिन वो टूटा फूटा एक मुजस्समा उसका पड़ा है। 8th, वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स डज नॉट मेक यूज ऑफ एलिट्रेशन इन द पोम। एलिट्रेशन का मतलब होता है सेम साउंड का वर्ड्स का आ जाना, सेम साउंड का मिक्स होना। ए ऑप्शन है लोन एंड लेवल, यहाँ पर एलिट्रेशन है। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके, रिमेन्स और राउंड यहाँ पर मिक्स हो रहा है। हाफ संक अ शैटर्ड वाइजेज, संक और शैटर्ड मिक्स हो रहा है। तो बी ऑप्शन है आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। यहाँ पर एलिट्रेशन आपको नहीं दिख रही, दो सेम साउंड वाले वर्ड्स आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे का करेक्ट होगा।
इसके बाद हमारा फोर्थ है गुड टिम्बर। फोर्थ पोम है गुड टिम्बर बाय डगलस मैलक। तो डगलस मैलक ने इसको लिखा है, इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं गुड टिम्बर के। फर्स्ट है द पोम एक्सप्लेन्स टू अस दैट गुड क्वालिटीज ऑलवेज डेवलप इन डैश। अच्छी क्वालिटीज हमेशा डेवलप होती हैं किसमें? हार्डशिप, ईज, आइडलनेस, इलनेस। अच्छी क्वालिटीज हमेशा हार्डशिप में, इंसान की मुश्किलात में डेवलप होती हैं। सेकंड है नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग मीन्स नेवर डैश। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग का मतलब होता है कि नेवर बिकेम अ लायन, acquired a prominent position, possessed courage to fight, enjoyed life. तो never became a forest king. So never became a forest king का मतलब होता है never acquired a prominent position. उसने कभी एक अहम पोजीशन अक्वायर ही नहीं किया। थर्ड, but lived and died as began points us towards dash human being. मतलब जैसे जिंदा रहा वैसे ही मर गया। तो ये एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो एन एफर्टलेस, एक एफर्टलेस शख्स होता है जो कोई कोशिश नहीं करता। फोर्थ इन द पोम गुड टिम्बर द पोएट डिस्कसेस थीम्स ऑफ डैश। गुड टिम्बर में क्या बताया गया है? नेचर, स्ट्रगल एंड फुलफिलमेंट, नेचर, नर्चर एंड केओस, नहीं, नेचर, वेल्थ एंड डिफीट, पावर, रिलेशनशिप एंड होप। तो यहाँ पर सी, नेचर, स्ट्रगल एंड फुलफिलमेंट के बारे में बात की गई है, सी ऑप्शन। फिफ्थ, द पोम टीचेस अस दैट द पीपल रीच देयर ट्रू पोटेंशियल बाय ओवरकमिंग डैश। वो किस चीज़ को ओवरकम करके अपने सही पोटेंशियल तक पहुँचते हैं? फीलिंग्स, एनिमीज, डिजायर्स, एडवर्सिटीज। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फीलिंग्स, एनिमीज तो नहीं होंगे, डिजायर्स और एडवर्सिटीज। एडवर्सिटीज होना चाहिए, अपने मुश्किलात को वो जो है वो उसको ओवरकम करके फाइनली अपने ट्रू पोटेंशियल तक, अपने सही ताकत तक पहुँचते हैं। सिक्स है बट लिव्ड एंड डाइड एज स्क्रबिंग थिंग मीन्स लिव्ड एज अ डैश पर्सन। तो लिव्ड मीन्स लिव्ड एन अनइम्पॉर्टेंट लाइफ। स्क्रबिंग थिंग का मतलब यही होता है। सेवन है बाय सन एंड कोल्ड एंड रेन एंड स्नो इज डैश डिवाइस। सन एंड कोल्ड, रेन एंड स्नो। तो सन के साथ कोल्ड है, रेन के साथ स्नो है। तो ये हमारे पास ऑक्सीमोरॉन है, दो अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ आ रहे हैं। जैसे सन है और कोल्ड है, गर्मी और सर्दी। तो ये लिटरेरी डिवाइस हमारी ऑक्सीमोरॉन है, मीन्स दो नेगेटिव अपोजिट चीज़ एक साथ हैं। एट है ब्रोकन ब्रांचेस इन लास्ट स्टैंजा एज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रोकन ब्रांचेस। तो ये हमारा एक ब्रोकन ब्रांचेस सेम वर्ड्स आ रहे हैं ना, टूटी हुई शाखें। तो ये हमारा एक एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन इन चारों में से कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीस। तो गुड टिम्बर हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है पोम नंबर 5 है, दिस इज लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड। इसके एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है द पोएट चांस टू सी लूसी डैश एट द ब्रेक ऑफ द डे। द सुबह के वक्त उनको देखने का मौका मिला लूसी ग्रे को। सेकंड, लूसी's father asked Lucy to go the town with lantern to bring her dash, to bring her mother. The option. Third, Lucy replied to her father that she would dash go to the town and to take her mother. तो वो gladly, खुशी से जाएगी वो टाउन, अपनी मदर को लेकर आ जाएगी। फोर्थ, लूसी couldn't reach the town because dash. लूसी टाउन नहीं पहुंच सकी क्योंकि चूँकि it was late, she didn't get any conveyance. Her mother reached home. She lost her way in a storm. D option. तूफान में अपना रास्ता खो बैठी थी। Fifth, the wooden bridge was at a distance of dash from Lucy's home. एक फरलांग के फासले पर था जो लकड़ी का पुल था लूसी के घर से। A6 से Lucy's parents became certain of her death when they saw dash. जब उन्होंने उसके फुटप्रिंट्स को देखा तो वो सर्टेन हो गए उसकी डेथ के बारे में। Seventh है some people still believe that Lucy can be seen dash in mountains in wind, कि हवा में उसकी आवाज़ गूंजती है तो लूसी को हवा में उसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। Eighth है people believe Lucy can be seen doing these activities except dash, looking straight, singing song, moving rapidly, talking to the people. तो लोगों से बात नहीं करती, बाकी ये सब चीज़ें कर रही होती है। तो दिस वॉज लूसी ग्रे, पोम नंबर 5। पोम नंबर 6 है द एबट ऑफ कैंटरबरी। इसको देखते हैं इसके एमसीक्यूज को। ये एनोनिमस पोएट ने लिखा है, कोई शायर नहीं है, इसके स्टोरी है। इसके लेक्चर मैंने डाले में, अगर आपको रीड आउट करना है तो आप देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज द बैलेड द एबट ऑफ कैंटरबरी इज नरेटेड इन डैश पर्सन। थर्ड पर्सन नैरेटिव है, मतलब जिस पे बीती है वो नहीं सुना रहा है, एक अलग बंदा कहानी सुना रहा है।
Second है, the poet says to the reader that he is going to tell a dash story. He is going to tell an ancient story. I will tell you anon. And I'll tell a story so merry. खुशी वाली भी कहानी थी और फॉक एक कदीम कहानी भी थी. डी ऑप्शन होना चाहिए, फॉक स्टोरी, क्योंकि लाइन शुरू ही ऐसी होती है, एन एंशिएंट स्टोरी आई विल टेल यू एनोन. तो एंशिएंट का मतलब यही होता है, फॉक मीन्स पुरानी. ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा फॉक. ठीक है, फॉक मतलब होता है लोक या फिर पुरानी, कदीम. दैट इज डी ऑप्शन. थर्ड, किंग जॉन वाज जेलस ऑफ एबर्ट्स हाउसकीपिंग एंड हाई डैश. किंग जॉन जलता था एबर्ट के हाउसकीपिंग से, उसके रहन सहन से और उसकी हाई रिनॉन, उसकी ऊंची शोहरत से. डी ऑप्शन हो जाएगा, रिनॉन. फोर्थ है, किंग जॉन फेयर्ड दैट द एबर्ट वाज वर्किंग अगेंस्ट हिज डैश, अगेंस्ट हिज क्राउन. सी ऑप्शन. उसको डर हुआ कि एबर्ट उसके क्राउन, उसके ताज के खिलाफ काम कर रहा है. फिफ्थ है, किंग जॉन टोल्ड द एबर्ट इफ ही डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस 3 he would be dash, he would be beheaded. उसका सर कलम जो है वो उसके धड़ से जुदा कर दिया जाएगा अगर वो उसके 3 सवाल के जवाब नहीं दे सका. 6, आफ्टर लिसनिंग टू द किंग्स क्वेश्चन द एबर्ट रोड टू डैश यूनिवर्सिटी. बादशाह के सवालात को सुनने के बाद एबर्ट कौन सी यूनिवर्सिटी की, 2 यूनिवर्सिटी की, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज. तो बुक में लिखा हुआ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, तो वही बात होगी, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, जो लंदन की यूनिवर्सिटीज हैं, इंग्लैंड की है, सॉरी. 7th है, द एबर्ट रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम डैश वीक स्पेस. तो एबर्ट ने 3 हफ्ते का मोहलत मांगी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 वीक्स स्पेस. 8th, व्हाइल गोइंग बैक टू हिज होम टाउन द एबर्ट मेट अ डैश. जब अपने होम टाउन जा रहा था तो एबर्ट मिला डैश से. एबर्ट मिला एक डैश से. किससे मिला? वो अपने शिफर्ड से मिला, वो अपने चरवाहे से, अपने गडरिये से मिला. 9th, द शिफर्ड डिमांडेड एबर्ट्स डैश टू आंसर किंग्स क्वेश्चन. शिफर्ड ने एक डिमांड किया एबर्ट का डैश ताकि वो किंग के सवालात के जवाब दे सके. तो उसने उसका हॉर्स और उसके ड्रेस मांगा ताकि वो भेस बदल कर जाए किंग जॉन के पास और क्वेश्चंस के आंसर थे. उसके बाद ये पोम नंबर 6 था हमारा. लास्ट पोम है सुर का होली बाय शाह अब्दुल लतीफ भिटाई. तो इसको हम देखते हैं, इसके एमसीक्यूज को. इसके फर्स्ट एमसीक्यूज है, काहोड़ीज ट्रबल देयर बॉडीज टू अटेन देयर डैश, टू अटेन देयर गोल. मकसद हासिल करने के लिए वो अपने बॉडीज को मुश्किलात में डालते हैं. सेकंड है, काहोड़ीज फेस सीवियर डैश व्हाइल अचीविंग देयर गोल. सीवियर हार्डशिप्स उनको मिलती है जब वो अपने अचीव कर रहे होते हैं अपने गोल को. थर्ड है, काहोड़ीज नेवर टेक देयर डैश व्हेन दे हैव गोल्स. वो कभी अपनी ख्याल नहीं रखते जब वो उनके पास गोल्स होते हैं. बी ऑप्शन हो जाएगा, केयर. फोर्थ है, काहोड़ीज फेसेस आर ड्राई ऑन देयर फीट आर स्लीपर्स ओल्ड एंड टॉर्न शोज द डैश. ये क्या बताता है? ये बताता है उनके स्ट्रगल, मोशन, हार्डशिप्स को बताता है कि क्या मुश्किलात उन्होंने झेली हैं. फिफ्थ, काहोड़ीज रिकॉग्निशन इज लाइक डैश. काहोड़ीज की पहचान किसकी तरह है? लाइक अ राफ्ट इन ओशियन, कैरावान इन डेजर्ट, गाइड इन माउंटेन, सेफ्टी इन जंगल. इनकी मिसाल है लाइक अ राफ्ट इन ओशियन, जैसे कश्ती मौजूद किसी समंदर में. सिक्स है, काहोड़ीज कैन बी फाउंड इवन व्हेन देयर इज नो ट्रेस ऑफ डैश. इवन देयर इज नो ट्रेस ऑफ बर्ड्स, जहाँ परिंदे भी नहीं होते वहाँ पर आपको काहोड़ीज मिल जाएंगे. सेवंथ एंड फोर्थ स्टैंजा द वर्ड सेव इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ. सेव के मतलब समटाइम्स सेव भी होते हैं एक्सेप्ट, सेव दोस्त मतलब सवाए उनके. तो यहाँ पर जो सेव यूज किया गया है एक्सेप्ट, सिवाय के मायने में इस्तेमाल किया गया है. एट्थ, ट्रू सीकर्स कैन ओनली बी नोन टू दोज हु आर फॉर डैश. ट्रू सीकर्स वही लोग जान सकते हैं जो होते हैं फॉर स्पिरिचुअल रियाल्म, जो रूहानी आलिमों के लिए, रूहानी दुनियाओं के लिए होते हैं. डी ऑप्शन होगा, स्पिरिचुअल रियाल्म. तो बेटा ये सारे पोम्स हमारे हो गए. इसके बाद लास्ट प्ले सेक्शन आता है हमारा, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट. ठीक है, वो देखते हैं. सेक्शन सी है ये आपका प्ले का पोर्शन. तो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट बाय गोर वाइडल. तो इसके 3 सीन्स वाला एक प्ले है जो कि मैंने इसको कंप्लीट लेक्चर बना दिया है. इसको आप रीड आउट कर सकते हैं. और यहाँ जस्ट मैं एमसीक्यूज़ यहाँ पर इसके बताता हूँ. तो काफ़ी सारे 20 एमसीक्यूज़ इसके हैं जो हमें पढ़ने हैं. ठीक है, तो लास्ट है, बस ये देख लेते हैं बेटा. फर्स्ट है एमसीक्यूज़, द प्ले टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल सबर्ब इन डैश. प्ले कहाँ हो रहा है? मैरीलैंड, वॉशिंगटन, वर्जीनिया, इंडियाना. तो कहाँ पर टेक प्लेस लिया है? तो यहाँ पर देखें फर्स्ट लाइन में जब आप आएंगे ना,
तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है इसके इंट्रोडक्शन में ही, यस, मैनासेस वर्जीनिया, ठीक है। तो वर्जीनिया में ये स्टोरी पूरी चल रही है, स्टेट का नाम है, उसका एक शहर है दैट इज मैनासेस। तो हमें वर्जीनिया में टिक करना है फर्स्ट एमसीक्यूज को। तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि कहाँ से इस तरह से बुक से ही एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपने रीड आउट कर लिया तो फिर आप किसी भी तरह के कोई भी एमसीक्यूज आ जाए यू कैन आंसर इट, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर तो हमारा हो जाएगा दैट सी, वर्जीनिया। इसके बाद सेकंड है स्पेल्डिंग फ्लाइंग डैश फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेल्डिंग ने एक्सेप्ट, डिनाइज, डाउट्स, कंफर्म्स। तो वो क्या करता है कि वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो स्पेस पर होता है उसके बारे में उसको डिनाई करता है कि डाउट करता है। वो डाउट करता है कि वो चीज़ क्या है, शक करता है कि वो चीज़ फ्लाइंग सॉसर नहीं बल्कि कुछ और चीज़ है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा डाउट्स। थर्ड है स्पेल्डिंग क्रिटिसाइजेस जॉन फॉर ग्रोइंग डैश। स्पेल्डिंग क्रिटिसाइज करता है कि जॉन क्या उगा रहा है भाई, कि वो पीनट्स उगा रहा है, लेकिन असल में वो उगा रहा था वॉलनट्स या अखरोट। फोर्थ है क्रेटॉन अपीयर्स टू बी इन हिज डैश। क्रेटॉन की उम्र कितने की लग रही थी, वो अपने शायद 40s में लग रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सीन 1 में जब इसकी मुलाकात हुई तो फिर वहाँ पर दिखाई देगा कि वो कैसा लिख रहा है। तो यस, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है द विजिटर इज इन हिज 40s। तो विजिटर जो है वो अपने 40s की एज में लग रहा है कि 40 के लगभग उम्र है, 40 से 50 के बीच में, दैट इज 40s, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 40s। नेक्स्ट है फिफ्थ है द इंप्रेशन ऑफ क्रेटॉन ऑन सीइंग द इनसाइड ऑफ द हाउस वाज डैश। जब उसने अंदर देखा घर को तो वो बड़ा खुश हो गया, बी डिलाइटेड। सिक्स है द स्पेसशिप लैंडेड इन मिसेस स्पेल्डिंग्स डैश। मिसेस स्पेल्डिंग के रोज गार्डन में जो है वो स्पेसशिप क्रेटॉन ने लैंड किया था। सेवंथ, क्रेटॉन सेड दैट द अर्थमैन वर हिज डैश। क्रेटॉन जो एलियन था उसने कहा था कि जमीन के वासी, जमीन के लोग उसके हॉबी, उसके मशगला हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। एट, क्रेटॉन मिस्टेकनली थॉट दैट ही हैड कम टू अर्थ इन द डैश। उसको गलती से लगा कि वो आ गया है अर्थ में डैश में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th में, 21st में। तो वो असल में जो फैशन करके आया था वो पुराने ज़माने का फैशन करके आया था, तो उसको लगा कि वो उसी दौर में आ गया। तो देखें यहाँ पर अभी दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ड्रेस इन द फैशन ऑफ 1860। 1860 का मतलब यहाँ पर हो गया कि हमारा दिस इज 19th सेंचुरी। उसको लगा कि वो 19th सेंचुरी में आ गया, लेकिन वो 20th सेंचुरी में आया हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा 19th सेंचुरी, क्योंकि ड्रेस भी उसने उसके ऐसे लिबास से अवतन किया था। 9th है द फर्स्ट पर्सन हु अराइव्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्पेसशिप वाज। सबसे पहला शख्स जो कि स्पेसशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था वो कौन था, तो वो थे हमारे दैट इज के जनरल पावर्स आए थे, ठीक है, ए ऑप्शन। 10th है क्रेटॉन सेड पीपल ऑन दिस प्लैनेट डिड नॉट डैश, ऑन हिज प्लैनेट डिड नॉट डैश। क्रेटॉन ने कहा कि उसके प्लैनेट, उसके सैयारे में जो लोग होते हैं उनको मौत नहीं आती, सी ऑप्शन, दे डिड नॉट डाई। 11th है क्रेटॉन स्पेसशिप वाज ऑफ डैश शेप। क्रेटॉन की स्पेसशिप का शेप कैसा था, तो वो एलिप्टिकल था, एलिप्स जैसा था। 12th है क्रेटॉन जॉन कुड नॉट यूज द टेलीफोन बिकॉज डैश। चूंकि जो पावर्स थे उसका हुक्म था वो मार्शल लॉ ने लगा दिया था, तो जॉन अपने घर फ़ोन नहीं कर सकता था कि मैं कहाँ हूँ या मैं कैसा हूँ ये बताने के लिए। तो इसका हो जाएगा पावर्स डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, क्योंकि पावर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया था पूरे घर पे। तो ये जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा ये क्या चीज़ थी। 13th है जनरल पावर्स वॉज थिंकिंग अबाउट डैश। जनरल पावर अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहा था, जिसको क्रेटॉन ने उससे बता दिया था कि वो क्या सोच रहा है। 14th, अकॉर्डिंग टू क्रेटॉन सिविलाइजेशन इज जस्ट डैश। क्रेटॉन के मुताबिक जो अर्थ में सिविलाइजेशन है वो बस अभी शुरू हुई है, इट इज एट द बिगिनिंग। 15th, द एलिमेंट्स ऑफ साइंस फिक्शन इन द पैसेज आर मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन। मतलब साइंस फिक्शन कैसे पता लगता है आपको इस प्ले को पढ़कर कि ये साइंस फिक्शन है, ये एक प्ले। तो रीज़न ये है कि क्रेटॉन सुपर नेचुरल एबिलिटीज, रिएक्शंस टू क्रेटॉन, क्रेटॉन बिलोंग्स टू अनदर ब्रीड ऑफ ह्यूमन, हॉबीज ऑफ क्रेटॉन। ये सर में जब क्रेटॉन की आप सुपर नेचुरल एबिलिटीज को देखते हैं ना, तो उससे पता लगता है कि यार ये साइंस फिक्शन है, एक अलग बात की जा रही है यहाँ पर, मतलब एक फिक्शन, एक झूठी कहानी यहाँ पर बयान की जा रही है। 16th, क्रेटॉन प्लेज एन इनविजिबल वॉल अराउंड दिस स्पेसशिप बिकॉज। वो जिस स्पेसशिप में आया था उसने उसके चारों तरफ एक वॉल बना दी थी, क्यों? बिकॉज द आर्मी टोल्ड हिम टू, द आर्मी वॉज गोइंग टू टेक इट अपार्ट, बी ऑप्शन।
क्योंकि आर्मी जो है ना उसको तोड़ना चाह रही थी, दैट्स वाई उसने उसको बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक वॉल बना दिया था, जिसने उसको जो सुरक्षा कवच कह सकते हैं, जो उसकी सुरक्षा कर रहा था, लाइक उसकी हिफाजत कर रहा था। 17th है पावर्स एक्यूज किरेटॉन ऑफ कमिंग टुवर्ड डैश। पावर्स ने एक्यूज किया किरेटॉन को कि वो अर्थ में आया है, किस लिए? टू रिकॉन्वाइट बिफोर एन इन्वेजन, ताकि वो एक हमला करने से पहले कुछ जांच ले, मुआयना कर ले इस अर्थ का। तो जनरल पावर्स ने ये एक्यूज किया, ये इल्ज़ाम लगाया किस पर? पे किरेटॉन पर। नेक्स्ट उसके बाद 18th है किरेटॉन सेड जॉन्स थॉट अबाउट एलन वर डैश। पर्पल इसका आंसर होगा कि जॉन के थॉट एलन के बारे में काफ़ी पर्पल हैं, पर्पल थॉट्स हैं। 19th है किरेटॉन कंसिडर ह्यूमन सिविलाइजेशन डैश। किरेटॉन समझता था कि इंसान की जो तहजीब है वो कैसी है, मॉडर्न, प्रिमिटिव, कंजर्वेटिव, रेशनल। वो उसको बड़ा प्रिमिटिव समझता था, कदीम समझता था अर्थ में रहने वालों की सिविलाइजेशन को, कि वो लोग काफ़ी पुराने ज़माने की सोच रखते हैं। 20 है किरेटॉन इंटेंड्स टू टेक चार्ज ऑफ डैश। किरेटॉन क्या चाहता था? वो पूरी दुनिया का चार्ज चाहता था, वो चाहता था पूरी दुनिया में उसका कब्जा हो जाए। दिस इज द MCQs नंबर 20 एंड दिस इज एक्चुअली द लास्ट MCQs हेयर। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सारे बुक के MCQs यहाँ पर देख लिए एक ही शॉट के अंदर। 1 आवर का ये पूरा लेक्चर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इंशाल्लाह बोर्ड में इन्हीं में से आएगा। इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पेपर्स करीब हैं। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें। जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। अगर आपको टारगेट पेपर चाहिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का या फर्स्ट ईयर इंग्लिश का, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272 आपके पास होगा। आप उसके थ्रू कांटेक्ट करके भी मुझसे जो है वो टारगेट पेपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, नंबर मैं फिर बता रहा हूँ 0300-215-2272। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझसे व्हाट्सएप करके आप मुझसे टारगेट पेपर ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन तमाम स्टूडेंट्स को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।